तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इस कक्षा में। और हम सीधे बात कर लेंगे। देखिए, जिन नक्षत्रों की हम आपसे बात कर रहे थे उन्हीं नक्षत्रों के कुछ और विषयों को हम स्पष्ट कर लेते हैं। उनमें क्या स्पष्ट करना है, क्या और जानना है और क्या हमारी जिज्ञासाएं रह गई हैं। क्योंकि आज की कक्षा जो है ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के और भी कुछ बातें हम स्पष्ट करने चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको हम देखेंगे, इसको समझेंगे। आज सबसे पहले कुछ नक्षत्र होते हैं जिनकी अकुल संज्ञा होती है। नाम सुना है सबने? कुछ होते हैं जिनकी कुल संज्ञा होती है। कुछ कुल संज्ञक हैं, कुछ अकुल संज्ञक हैं, है ना। इनकी क्या रहस्य है, इनके फलादेश में क्या उपयोगिता है? हाँ, माथा घुमाने से नहीं होगा। ये पारुल का एकदम माथा घूमते रहता पहले से, तो माथा घुमाने से थोड़ी होगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो इसमें जो है हम जो बात कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या होता है ऐसा। देखिए, जैसे ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं भीड़ इधर से एकदम से आने लगती है। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ाए वो छूटे नहीं। हालांकि रिकॉर्डिंग हम फिर भी देते हैं, फिर भी अपना मन जो है वो नहीं मानता है कि भाई ठीक है सब लोग आ जाए तभी पढ़ाएं, है ना। चलिए, तो इसको हम देख लेंगे। एक संज्ञक जो होते हैं कुल संज्ञक नक्षत्र, है ना, और एक होते हैं अकुल संज्ञक नक्षत्र। कुल संज्ञक नक्षत्रों में जन्म का और अकुल संज्ञक नक्षत्रों में जन्म का बड़ा महत्व है। और यहीं से आप देख लीजिएगा कि जो नक्षत्रों का अभी तक मैं आपको पढ़ाया, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। एक्चुअल में जो नक्षत्र मैं पढ़ाना चाह रहा था वो मैं अब पढ़ाऊँगा। उसका कारण है कि 2 5 10 दिन तो हम खुद भी देखते हैं कि कितने लेवल के लोग हैं जो कहाँ पढ़ेंगे। हाँ, देखिए, इसमें जो है कुल संज्ञक जो नक्षत्र हैं इनमें तीनों पूर्वा तीनों पूर्वा तीनों पूर्वा अश्विनी पुष्य मघा, अश्विनी पुष्य और मघा, अश्विनी पुष्य और मघा, मृगशिरा श्रवण कृत्तिका। देख लीजिएगा, मृगशिरा श्रवण कृत्तिका, ये जो है कुल संज्ञक है ना। और इनमें विशाखा ज्येष्ठा और चित्रा, विशाखा ज्येष्ठा, विशाखा ज्येष्ठा और चित्रा, ये कुल संज्ञक नक्षत्र हैं। इन कुल संज्ञक नक्षत्रों में यदि जन्म होगा तो क्या होगा? तो कुल संज्ञक में जन्म लेने वाले हमेशा जो जातक होंगे ये श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ क्यों होंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि ये श्रेष्ठ होंगे। इसके अतिरिक्त अकुल संज्ञक नक्षत्रों को देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा करके यहीं पर हम लिखेंगे अकुल संज्ञक नक्षत्र। अकुल संज्ञक नक्षत्रों में आप पाएंगे कि अकुल संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? तो स्वाति, भरणी, स्वाति, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, है ना। हस्त, अनुराधा, पुनर्वसु, हस्त, अनुराधा, पुनर्वसु, हस्त, अनुराधा, पुनर्वसु और तीनों उत्तरा, तीनों उत्तरा और रोहिणी। ये देख लीजिएगा, ये नक्षत्र जो है तीनों उत्तरा और रोहिणी, है ना, ये अकुल संज्ञक हैं। ये अकुल संज्ञक हैं। अब जो अकुल संज्ञक नक्षत्र हैं इनमें यदि किसी का जन्म होता है तो ये अपने
कुल की मर्यादा के खिलाफ माने विरुद्ध आचरण करने वाले, ये देख लीजिएगा, ये विरुद्ध आचरणी होते हैं, विरुद्ध आचरण करने वाले। माने मनुष्य है तो मनुष्यों वाले लक्षण नहीं रहेंगे। हाँ, करने वाले। इन पे और डिटेल में चलेंगे। देखिए, केवल और केवल किसी एक संज्ञा को लेकर के और जातक का फलादेश नहीं करना है, आगे और भी चीजें हम बता रहे हैं, है ना। लेकिन इनको जान लेना इसलिए जरूरी है कि जब आप फलादेश करना सीखेंगे, एक एक नक्षत्रों का मैं आपको उदाहरण भी कराऊंगा। पहले तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल रूप से जब उदाहरण कराऊंगा तो वहां पर आपसे ही पूछा जाएगा कि कुल नक्षत्र में और अकुल नक्षत्र में, कुल संज्ञक नक्षत्र में जन्म है तो उसका क्या फल होगा, अकुल संज्ञक नक्षत्र में जन्म है तो उसका क्या फल होगा, है ना। तो कुल संज्ञक वाला देख लीजिएगा क्या होगा। कुल संज्ञक वाला ये अपने कुल में प्रधानता रहता है, कुल में प्रधानता प्राप्त करेगा, प्रधानता प्राप्त करेगा। कौन? जो कुल संज्ञक नक्षत्र में जन्म हुआ है, कुल संज्ञक नक्षत्र वाला अपने कुल में प्रधानता। और अकुल वाला क्या करेगा, इसके विपरीत देख लीजिएगा। अकुल वाला दूसरों के धन पर राज करने वाला, दूसरों के धन पर आश्रित कह लीजिए, या फिर मने 3-5 करके उसको अपने नाम करा लेना और उसके बाद से अपना काम करना। एक संज्ञा और होती है कुलाकुल संज्ञा, कुलाकुल संज्ञा। अब कुलाकुल संज्ञा जो होती है, ये देख लीजिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अब ये आपको वशिष्ठ संहिता से मैं बातें पढ़ा रहा हूं ये। हाँ, नक्षत्र ज्योतिष की कक्षा के लिए मैं, देखिए, जो लोग जानते हैं, जिनसे बातें होती रहती हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के लिए देखिए बृहत संहिता, आचार्य वराहमिहिर की बृहत संहिता, आचार्य रामदैवज्ञ का मुहूर्त चिंतामणि, आचार्य धनेश का नक्षत्र सारदीप, अगस्त्य संहिता, गर्ग संहिता, पराशर मुनि, जातक पारिजात आचार्य वैद्यनाथ का, मुहूर्त गणपति और मुहूर्त दीपक। ये अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, लगभग इनसे मैं पढ़ाया हूँ। हाँ, आगे और आप आचार्यों को पढ़ेंगे। ये नहीं है कि ये नक्षत्र ज्योतिष की क्लास है, कौन एगो किताब उठाया आपको पढ़ा दिया, नहीं। ये इतने आचार्यों को अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लगभग 5 कक्षा हमारी हुई है, उनमें इन सभी आचार्यों का मैंने मत पढ़ाया है आपको। आगे भी देखिए, ये जो कुलाकुल संज्ञा है, ये आचार्य की, ये वशिष्ठ जी का मत है ना। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि कुल संज्ञा क्या है, अकुल संज्ञा क्या है और कुलाकुल संज्ञा क्या है। ये वशिष्ठ ऋषि का मत है, मेरा नहीं है। तो कुलाकुल संज्ञा जो होते हैं वो मिले जुले स्वभाव वाले, सामान्य आचरण वाले होते हैं। ये कौन कौन से नक्षत्र हैं देख लीजिएगा। मूल, आर्द्रा, अभिजीत। सब जगह मैं श्लोक इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि फिर केवल और केवल कुछ बातें ही मैं पढ़ा पाऊंगा। 45 दिन की कक्षा कुछ नहीं है हमारे जैसे आदमी के लिए। बाकी के लिए तो पहाड़ है कि ये इतना बीतेगा कैसे। सतभिषा, ये इनकी नक्षत्रा जो है, ये संज्ञा जो है कुलाकुल संज्ञा होती है, कुलाकुल। इनसे जो बच गए उनकी व्याकुल संज्ञा होती है, जो आप लोग हैं। हाँ, होशे नहीं रहता है, फोन करेंगे लगातार 12 को करते हैं। और वशिष्ठ ऋषि नहीं लिखे व्याकुल संज्ञा, उनके ज़माने में व्हाट्सअप नहीं रहा होगा ना, नहीं लिखते। हाँ, व्याकुल संज्ञा। चलो, तो इनमें जो जन्म लेगा ना, देखो वशिष्ठ ऋषि इस बात के लिए एक श्लोक लिखी देता हूँ थोड़ा सा। कुलभेषु च ये जाता, कुलभेषु च ये जाता
मने कुल नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, मनुजा भवंती कुल मुख्याः, मनुजा भवंती कुल मुख्याः, यही मैं पढ़ा रहा हूँ तब से। हाँ, बस नक्षत्रवा का नमवा थोड़ा सा अलग से मैं बता दिया। हाँ, सब कुछ वशिष्ठ मुनि का है, मैं कुछ नहीं है। उपकुल भे, उपकुल भे पर विभवान, दूसरों के धन पर, दूसरों के धन पर धनी, पर विभवान, भोक्ता, भोक्ता, और अंत्वन्येषु, अंत्वन्येषु सामान्याः। बस ये हो गए कुल, ये हो गए अकुल, और ये हो गए कुलाकुल। बस ये यही है। कुलाकुल वाले सामान्य होते हैं, कुल वाले जो है अपने कुल में प्रधान होते हैं, और अकुल वाले जो होते हैं ये बिल्कुल विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, अब जो है अब जो है कुछ बातें थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा। देख लीजिएगा कि यह जो गणना होगी, यह जो गणना होगी, कुछ गणनाएं मैं आपको स्पेशल बताने जा रहा हूँ नक्षत्र ज्योतिष से संबंधित। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसमें ध्यान रखना 28 नक्षत्रों को लेके आपको चलना होगा। अभिजीत को इस गणना में नहीं छोड़ना है। क्लियर है सबको? ये एक का मतलब है अश्विनी, देखो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा। हाँ, एक शॉर्टकट बनाया था मैंने इसको याद करने के लिए। देखो, अब की राम, अब की राम, तो ये ए से अ, बी से भरणी, के से कृतिका, आर से रोहिणी, एम से ये मृगशिरा, और ये है आर्द्रा। हाँ, तो जब इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसका शॉर्टकट बनाया हुआ था, कहीं रखा होगा। हाँ, खुराफाती दिमाग है, कहीं कुछ लिख के भूल जाते हैं। तो अभी जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये 28 नक्षत्रों को लेकर के चलना है। जैसे आप विंशोत्तरी में 27 नक्षत्रों को बतलाए थे आपको, लेकिन यहाँ पर 28 की गणना होगी। क्लियर है ना सबको? अश्विनी, भरणी, कृतिका से लेकर के रेवती तक, लेकिन अभिजीत भी इसमें आएगा। बाद में कोई जब इसी बतिया को आप लोग सवाल में पूछते हैं ना, फिर आता है गुस्सा। हाँ, कि इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे, सवाल पूछते नहीं हैं आप लोग। हमारी ही बतिया हमको बताते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा आपको आता है, मैं पढ़ने आया हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, अब जो है आपका जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र जो है चंद्रभो जन्म संज्ञक, देख लीजिएगा, सूत्र लिखना हो तो लिख लीजिए, चंद्रभो जन्म संज्ञक। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहेगा, चंद्र भो, भो का मतलब यहाँ भ मने होता है नक्षत्र, और चंद्र मने चंद्रमा, तो चंद्रमा का नक्षत्र आपका जन्म संज्ञक होगा। भाई, सूर्य भी किसी नक्षत्र पर है जब आपका जन्म हुआ, मंगल भी किसी नक्षत्र पर है जब आपका जन्म हुआ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब किसी न किसी नक्षत्र पर हैं, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र क्या कहलाएगा? चंद्रभो जन्म संज्ञक। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर है वो आपका जन्म संज्ञक नक्षत्र है। तत्पीड़िते बालारिष्टम, लो एक और सूत्र लिख लो। ये देखो, छोटी छोटी चीजें मैं लिखा रहा हूं। तत्पीड़िते बालारिष्टम, तत्पीड़िते बालारिष्टम, और मनस्ताप समंत, मनस्तापम असंतुलश्च, मनस्तापम असंतुलश्च, देख लो। हाँ, मैं ये वाला विषय जो है ना एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिमाग में आपके कोई दूसरा सवाल न बचे।
चंद्रमा का नक्षत्र जो है वही आपका जन्म संज्ञक है। अब ये संज्ञा मैं पढ़ा रहा हूं, देख लो। पहला जन्म संज्ञा पढ़ा दिया, जन्म संज्ञा, जन्म संज्ञा। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर आपके जन्म के समय है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाएगा। और जन्म नक्षत्र के पीड़ित होने से बालारिष्टम, बालारिष्ट बनेगा। बालारिष्ट क्या होता है देख लो। बालारिष्ट जो होता है शास्त्रों में 12 वर्ष की आयु को बालारिष्ट कहा है। 12 वर्ष की आयु। अगर 0 से लेकर 4 साल तक बच्चे को कोई तकलीफ होता है तो उसके माता के जो कर्म हैं, माता के कर्म के कारण, क्योंकि बालक को पैदा होते ही ग्रह काम नहीं करने लगता है। ध्यान रखना कि इधर पैदा नहीं हुआ उधर तुम हाथ में कुंडली बना के दे दिए, लो भैया, हाँ वो नहीं। यहाँ पर जो है माता जन्म के उस, और ये भी बात आचार्य वैद्यनाथ जातक पारिजात में कहते हैं, आ जन्मा 12 वर्षाणी आयु चिंताम न कारयेत, जप होम चिकित्साद्यैर बाल रक्षाम तु कारयेत। जप से, होम से, चिकित्सा से बालक की रक्षा करनी चाहिए। उस समय शनि की महादशा, राहु का अंतरदशा देख के फलादेश बकलोलई हर जगह नहीं। तो देखो यहाँ पे है 0 से 4 साल, यदि बालक को कोई तकलीफ होता है तो उसके माता के पाप कर्मों के द्वारा अथवा पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा उस बालक को कष्ट होता है। 5वें से 5, 6, 7 और 8 ये पिता के समय हैं, पिता के कर्म के द्वारा, देख लेना। और 8 से 9 से 12 ये बालक का स्वयं का समय होता है, स्वयं के कर्म। तो स्वयं के कर्म वो कर्म जो कर्म 5 तरह के होते हैं, हाँ जो कर्म 5 तरह के होते हैं उनमें भी मुख्य कर्म कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। पता है कि बता दूं? देख लो भैया तुम, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, हाँ सब ज्योतिषी हैं, ये सब सबको आता है। चलिए तो नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये देख लो, ये माने 12 साल तक उसको बालारिष्ट रहता है। तो इसी को कहा कि अगर आपका जन्म के समय नक्षत्र पीड़ित है, नक्षत्र पीड़ित है, पीड़ित की परिभाषा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसके पीड़ित होने से कहा कि बालारिष्ट लगेगा। और मन में तापम, मने शरीर में व्याधि, मन में ताप, और उसकी जीवन जो है असंतुलित रहेगा। केवल और केवल तुम्हारा जन्म का नक्षत्र यदि पीड़ित हुआ तो जीवन असंतुलित रहेगा। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम वनवास को जा रहे हैं तो वो किसी को बता रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र इस समय पीड़ित हो रहा है। तो अब इससे बड़ा असंतुलन क्या होगा उनके जीवन में कि राज्य अभिषेक करने की तैयारी थी, अब वन को चल रहे हैं। यह असंतुलन है ना। ये और मनातापम, मन में पश्चाताप नहीं है, मन में ताप भी है, असंतुलन भी है। तो ये देख लो, पहली संज्ञा जो होती है जन्म संज्ञा, वो कौन सी होती है? जिस पर जन्म के समय आपका चंद्रमा रहता है। अब कहा दूसरी बात यहां पढ़ लो, जन्म भा दशमम, जन्म भा दशमम कर्म, कर्म जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र आपका कर्म होगा। हाँ, खाली कुंडली देख के और उसकी आजीविका का निर्धारण नहीं करना है। और कौन कौन से नक्षत्र किन किन चीज़ों के कारक होंगे वो भी मैं बताऊंगा। वृत्ति के लिए, आजीविका के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल नक्षत्र से आप 100% सही पकड़ पाएंगे। वहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं कि शनि की दृष्टि पड़ गई इसलिए ऐसा हो गया, राहु की पड़ गई इसलिए ऐसा हो गया, गुरु महाराज बैठे थे इसलिए हो गया। नहीं, यहाँ केवल सीधे सीधे आपके जन्म के नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र है। और तत्पीड़ित, अगर ये पीड़ित होगा तो क्या होगा? वृत्ति हानि, तत्पीड़िते वृत्तिर्हानि। अब ये देखो, ये जब प्रैक्टिकल उतरोगे ना, हाँ जितने लोगों की नौकरी जा रही है और ये हो रहा है, आप देख लेना जन्म से 10वां नक्षत्र जो कर्म नक्षत्र है वो निश्चित रूप से पीड़ित होगा। लेकिन मोबाइल के भरोसे फलादेश मत करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मोबाइल अभिजीत की गिनती नहीं करता है। कुछ चीज़ें आपको मैनुअल अपनी विद्या को बचाना है।
हाँ, मैनुअल पंचांग खोलना पड़ेगा, तभी आप अभिजीत तक गिन पाओगे। अभिजीत को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसकी गिनती नहीं की तो गड़बड़ा जाएगा। तब दूसरा नक्षत्र हो जाएगा और दूसरा पीड़ित होता रहेगा और उसकी नौकरी में प्रमोशन होता रहेगा। तुम फलादेश करते रहोगे कि तुम्हारा तो पीड़ित हो रहा है बेटा, तुम तो जाने वाले हो। वो ले आएगा प्रमोशन, शाम को तुमको लड्डू और खिलाएगा, मुंह में ठूस के जाएगा तुम्हारे, खा तू तो। हाँ, तो जन्म बाद दशमम कर्म। देख लो जन्म जो नक्षत्र है, मान लो किसी का, यहाँ देख लो अगर अश्विनी में जन्म है, ये देख लो मैं उदाहरण इसलिए करवा रहा हूँ कि बाद में हल्ला ना हो कि गुरुजी ये तो हमको समझ में नहीं आया। देख लो किसी का जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो यहाँ से 10 गिनो, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, और 10वें नंबर पर आएगी मघा। अब मान लो किसी अश्विनी नक्षत्र वाले का जन्म है और मघा नक्षत्र पीड़ित हो रही है, मघा नक्षत्र में ग्रहण लग गया, मघा नक्षत्र में कोई ग्रह वक्री हो गया, मघा नक्षत्र में 3-4 को ग्रह इकट्ठा हो गए, आपस में युद्ध हो गया। हाँ, तो जिसके खेत में युद्ध होगा रतिया भर होता है, देखे हो, पी पा के लौटते हैं जब, हाँ, तो सब उसी खेतवा में गिरा के एक दूसरे को मार काट तो युद्ध तो करते हैं, समझ में आता नहीं है। लेकिन जिसकी गेहूं की खेती है, जिसकी चने की खेती है, खेत की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो ये नक्षत्र है, अगर इसमें युद्ध हुआ तो ग्रहों का तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो युद्ध करके चले गए। अगला कहेगा ठीक है यार, तू तो देख प्रकाश ग्रह है, गलती हो गई थी मेरे से भाई, हाँ मैं होश में नहीं था, गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे सॉरी बोलने से नक्षत्र को तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये मघा नक्षत्र को पीड़ित करेगा, देख लेना। और जब मघा नक्षत्र पीड़ित होगी तो अश्विनी नक्षत्र वाले की नौकरी जाएगी, अथवा मघा नक्षत्र बलवान होगा तो अश्विनी नक्षत्र वाले की नौकरी लगेगी। गोचर में जब मघा नक्षत्र में बृहस्पति आ जाए, मघा नक्षत्र में बुध आ जाए, मघा नक्षत्र में शुक्र आ जाए, अब उसकी वृत्ति का कारक देखना है और उसकी शुभता देखनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? देखो मान लो ये पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। अब मान लो कि 4 नंबर में किसी नक्षत्र में, रोहिणी में किसी का जन्म है, तो उसका कर्म नक्षत्र कौन सा होगा? तो उसका कर्म नक्षत्र देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो है, क्योंकि उस नक्षत्र से लेकर गिनना है, उसको छोड़ के नहीं गिनना है, हाँ उस नक्षत्र को लेकर गिनना है। तो यहाँ पर जो है इसका ये कर्म नक्षत्र इस प्रकार से डिसाइड होगा। क्लियर है सबको इसमें? जन्म बाद दशमम कर्म तत्पीड़िते वृत्ति हानि। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र की संज्ञा कर्म संज्ञा है, और यह यदि पीड़ित होती है तो ये वृत्ति, वृत्ति किसको कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। जिस वृत्ति के द्वारा, जिस आजीविका के द्वारा आप अपना घर चलाते हैं, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही है तो इस मंत्र का संपुटित पाठ भी करवाया जा सकता है। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आप दे दो ना उसको जपने के लिए, वो खुद भी जपे। चलो, तो पहला जन्म संज्ञा, दूसरा आप कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा समझ लिए? कर्म संज्ञा समझ लिए? इसके पहले आपको कुल संज्ञा, अकुल संज्ञा और कुलाकुल संज्ञा, ये 3 आपको बताए थे। यहां तक क्लियर है सबको? जन्मनि एकोनविंश माधानम। जन्मनि एकोनविंशम आधानम। ये आधान नक्षत्र है, कौन सा? 19 नंबर का। एकोनविंश, एकोनविंश माने 19 नंबर का जो नक्षत्र है वह आधान नक्षत्र है। और इससे क्या होगा?
इससे और एक है चिकन स्टीम में दीपक जी माइक बंद कीजिए। एक चिली चिकन था। दूषिते दूषिते प्रवासः, दूषिते प्रवासः। देख लीजिएगा, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, बार बार जीवन में उनका ट्रांसफर होता रहता है, उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है, उनकी नौकरी नहीं लगती है, और हमेशा कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं यात्राओं को लेकर। तो जन्म से 19वां नक्षत्र, जन्म से 19वां नक्षत्र, इसकी संज्ञा आधान संज्ञा है। देख लीजिएगा, आधान संज्ञा। और इसके दूषित होने से एक जगह व्यक्ति टिक नहीं पाता है। 5 साल कहीं और नौकरी करेगा, 6 साल कहीं और नौकरी करेगा, फिर वो राजकुमार वाला डायलॉग याद आता है कि अपने 7 साल के कैरियर में 32 जगह ट्रांसफर कर चुका हूँ। उसका आधान नक्षत्र वो गड़बड़ है ना। हाँ, हर जगह देखो नक्षत्र जब पढ़ोगे तो दूसरा, ये जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल होगा। जन्म स्थान से दूर जाएगा ना, जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि शास्त्रों में जन्म स्थान से दूर जाना शुभ नहीं माना गया है। हाँ, आज दिखाते हैं कि देखना मेरे बेटे का विदेश योग है कि नहीं है। हाँ, अब शास्त्र पढ़ लो, आचार्यों को पढ़ लो। विदेश जाना मतलब मरने के बराबर था, अशुभ था। लेकिन आज आदमी कुंडलिये दिखवाता है कि देखना जरा है कि नहीं, कनाडा जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि जो अशुभ चीजें प्रारंभ काल में थी, आज वो क्या हो गई हैं, काम की हो गई हैं, उनकी पूछ ज्यादा हो गई है। हाँ, तो जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति आजीविका प्राप्त करेगा यदि उसका आधान नक्षत्र थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देख लेना, एक नक्षत्र और है, त्रयोविंश, त्रयोविंश वैनासिकम, वैनासिकम है ना, स्वनाम फलदम। यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र जो होता है वो विनाश नक्षत्र है, विनाश संज्ञक। विनाश संज्ञक क्या है देख लीजिएगा, कहा कि त्रयोविंश वैनाशिकम, विनाश नक्षत्र। विनाश नक्षत्र क्या करवाता है, तो कहा कि भाई ये जो विनाश नक्षत्र है ये अपने नाम के अनुसार ही, स्वनाम फलदम, अपने नाम के अनुसार ही फल देता है। नाम के अनुसार फल क्या देगा, यह जीवन में अगर दूषित हो गया, जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र दूषित हो गया, तब क्या करेगा, तो कहा कि भाई वो बार बार जो है ना आपको ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर देगा कि आपको जीवन में कई बार विनाश करेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग समाज में आपको कुंडली देखते हैं, प्रैक्टिकल मिलेंगे, 0 से 99 पहुंचते हैं, वापस 0 पे आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकदम टूट जाते हैं, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग टूट के फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है, वो विनाश नक्षत्र उनका दूषित है ना, उनका विनाश नक्षत्र 23वां नक्षत्र दूषित है। और इसके दूषित होने से जीवन में ये कई बार जो है विनाश के समान स्थितियों को पैदा करता है। इसमें देख लीजिएगा कि आधि, व्याधि, रोग, चिंता, भय, दुख, ये सब कुछ देता है। अगर विनाश नक्षत्र डिस्टर्ब है तो अंगूठवा हिलाइए भैया। आप लोग सुन भी रहे हैं कि मैं अकेले बस यहाँ दिए पड़ा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और का नहीं पता चले मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे बाद कोनो कहे गुरुजी आप तो कब्बे कट गए थे हमसे। हाँ, होता है। चलो, तो इसीलिए जो है, हाँ, बीच बीच में थोड़ा जागते रहने का प्रमाण दिया करिए। तो ये 23वां नक्षत्र,
आपके जन्म नक्षत्र से, चलिए एक बार फिर से दोहरा लीजिए, मैं चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ा दूं ना वो आपके खोपड़िया में फिट हो जाए। हाँ, एक हमने संज्ञा पढ़ाई, कुल संज्ञा का फल पढ़ाया कि वो कुल का मुखिया होता है। एक पढ़ाई हमने अकुल संज्ञा में जिसका जन्म लेता अपने कुल के विरोध में काम करने वाला होता है। हमने एक पढ़ाई कुलाकुल संज्ञा जो होता है वो दोनों से मिश्रित फल में रहता है, सामान्य रहता है, वो बहुत ज़्यादा न नीचे चला जाएगा ना बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र पर होगा उस नक्षत्र की संज्ञा का नाम है जन्म संज्ञा। और जन्म संज्ञा का नक्षत्र यदि डिस्टर्ब है तत्पीड़िते बालारिष्टम मनस्तापम असंतुलश्च। और इसके पीड़ित होने से, जन्म नक्षत्र के पीड़ित होने से बालारिष्ट होता है, मन में ताप होता है और असंतुलित जीवन रहता है। कर्म संज्ञा 10वें नक्षत्र को हमने कहा कि 10वां नक्षत्र जो होता है वो कौन सा होता है, कर्म संज्ञा होता है। इसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा, तो आपने पढ़ा तत्पीड़िते वृत्ति हानि, उसको नौकरी में, उसके करियर में स्थिरता नहीं रहेगी, बार बार जॉब चेंज होंगे, बार बार नौकरी से निकाला जाएगा, कई बार खुद छोड़ देगा, कई बार जो है उसको लगेगा कि अरे यार मुझे तो बीएड करना था, मैं तो झूठे इंजीनियरिंग कर लिया हूँ। हाँ, कई बार लगेगा कि मैंने एमबीए तो फालतू किया था, मुझे तो पंडिताई करना था। कई बार लगेगा कि इंजीनियरिंग किया कोई बात नहीं, मुझे तो एस्ट्रोलॉजर बनना था। ये आपका कर्म नक्षत्र स्वयं भी देखिए। हाँ, तो दुनिया का तो क्या करना है वो बाद में करेंगे, जो होगा प्रैक्टिकल जब पढ़ाएंगे, नक्षत्रों का चरण इत्यादि पढ़ाएंगे दुनिया के लिए, अभी आप अपने लिए पढ़िए पहले। हाँ, तो कर्म संज्ञा, उसके बाद से एकोनविंशम आधान संज्ञा हमने पढ़ाया कि जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र जो है ये आधान संज्ञा है। आधान संज्ञा का नक्षत्र यदि डिस्टर्ब होता है तो कहा कि प्रवासे, जीवन में हमेशा प्लेस चेंज होते रहते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है व्यक्ति, बार बार दुखी होता है। उसके बाद से कहा त्रयोविंशम वैनाशिकम, 23वां नक्षत्र जो होता है वो विनाश नक्षत्र होता है। अब देख लेना एक चीज और, विनाश नक्षत्र में जा करके और कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाना है। मैं प्रैक्टिकल इसलिए, देखिए मैं बहुत किताबें में बहुत कम पढ़ा हूँ जीवन में, खास करके हिंदी के जो ज्योतिष की किताबें हैं ना, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास एक भी नहीं मिलेंगी। मेरे पास जो मिलेगा शास्त्र मिलेगा, और शास्त्र के साथ साथ एग्जाम्पल मिल जाएंगे 50। हाँ, शास्त्र के अलावा क्या, वो हिंदी वाली किताबों से मुझे बड़ी कष्ट होती है। यहाँ तक कि जब हम शास्त्र भी पढ़ते थे ना, तो श्लोक के अलावा जो हिंदिया लिखा रहता है श्लोक के नीचे वहाँ, वो तक गुरुजी नहीं पढ़ाते थे। कहते थे हिंदी पढ़ के पागल बनेगा, कहा बंद कर। हाँ, केवल श्लोक पढ़ो और श्लोक का सही अर्थ समझो। इसीलिए तो इस विनाश संज्ञक नक्षत्र में आप यदि मान लो नौकरी कर रहे हो, कहीं नौकरी करने जा रहे हो नया, और जा करके इसी दिन बेटा तुमने ज्वाइनिंग ले लिया, हो गया काम खत्म है तुम्हारा, करियर भी जाएगा, जीवन भी जाएगा। इसी विनाश नक्षत्र में तुमने गृह प्रवेश कर लिया, तुम्हारा स्वयं का, देखो पंचांग में तो गृह प्रवेश का मुहूर्त दिया है, गृह प्रवेश का मुहूर्त दिया है पंचांग में, सबके लिए दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए पर्टिकुलर निकालने तुम जाते हो कि नहीं पंडित के यहाँ? एआई से हर चीज पूछ के, गूगल से हर चीज पूछ के मुहूर्त निकाल दोगे? हाँ, फिर जाओ गृह प्रवेश करने के 1 साल के अंदर अंदर आप देखना अधिक से अधिक घरों की स्थिति यही होती है कि गृह प्रवेश करने के 1 साल के अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा, चोरी, और यहाँ तक कि मैंने मृत्यु भी मैंने देखे हैं लोगों के। और एक घर का उदाहरण नहीं है, मेरा बचपन जहाँ बीता है, मैं उस शहर में हूँ इस समय। हाँ, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हमने बर्बाद होते देखा है, और ऐसे ऐसे लोगों को आबाद होते देखा है। हाँ, तो इसलिए जो है ना, मैं बिल्कुल सही बात इसलिए बताता हूँ क्योंकि उदाहरण मेरे पास बहुत हैं जिनसे हमने सीखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि विनाश नक्षत्र में किसी को नौकरी के लिए, किसी को गृह प्रवेश के लिए, किसी को विवाह के लिए, भाई देखिए 2 चीज़ें हैं। व्यक्ति को जीवन भर, आप भी ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही कहता हूँ कि
नक्षत्र ज्योतिष पढ़ के दुनिया का बाद में भला करना, पहले अपना करना। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन, जन्म नक्षत्र में और विनाश नक्षत्र में कोई भी पूजा, कोई भी शांति, कोई भी पाठ, कोई भी दवाई कभी नहीं कराना। बस इन चीजों का ध्यान रखो। यहाँ तक कि आपके शादी विवाह का मुहूर्त जो निकलता है ना, जब मुहूर्त दीपक पढ़ोगे, मुहूर्त गणपति पढ़ोगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके जन्म नक्षत्र में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। यज्ञोपवीत आपका जनेऊ जो है वो आपके जन्म नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। हाँ, सब बकलोला ही चल रहा है दुनिया में। और देखो एक चीज और है, दुनिया को आप सुधार नहीं सकते, पहले स्वयं सुधरो। हाँ, अपने पास जब सही ज्ञान होगा, सही चीजें होगी, तब हम लोगों को बता पाएंगे। तो बहुत सारे लोग, उस दिन मैं बता रहा था, कुछ पता नहीं विवाह के नक्षत्र बता दिए 11 को, उसी में से कुछ कुछ पीछे पड़ गए। गुरु जी हमारा तो हुआ ही नहीं उस नक्षत्र में। और तुम्हारे लिए पंडित जी फ्री नहीं थे उस नक्षत्र में, जिसमें फ्री थे उसी में हुआ। हाँ, कहने का मतलब है कि जब देखो जो चीज़ें बीत गई उसको पकड़ के रोने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अब तो एक सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ना पढ़ने के लिए, तो आप उसका लाभ उठाइए और सही तरीके से पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो मैं वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको दुनिया में, अच्छा आप खुद सोचिए ना कि ये जो किताबों का मैंने लिस्ट अभी यहाँ कहीं लिखा था, आप अपने जीवन में खुद कभी पढ़ पाएंगे क्या इनको? ये इतनी किताबों का कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। और इन सब का मैं सार अगर आपको बता रहा हूँ बिना परिश्रम के, तो कम से कम शांत हो के पढ़ोगे और उस पर अमल करोगे तो ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आप अपने बालक का कोई भी संस्कार कीजिए, उसके जन्म नक्षत्र में मत कीजिए। बालिका का कोई संस्कार कीजिए, उसके जन्म नक्षत्र में मत कीजिए। अगर उसको हॉस्टल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उसको नए जगह पे एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, आप उसके लिए कोई एफडी कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई रिकरिंग अकाउंट खोल रहे हैं, आप खुद के लिए एसआईपी कर रहे हैं। हाँ, एफडी ओफडी करने में देखो ऐसा है, हर माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये विनाश नक्षत्रवा का ध्यान रख के। हाँ, अगर हमने आपको कह दिया, वो डेमो वाली क्लास में हमने कह दिया कि रोहिणी नक्षत्र में आप एफडी करके देखो, हाँ तो देखो का मतलब बेटा ये है कि पर्सनल तो तेरा देख लेना कि विनाश नक्षत्र तो नहीं पढ़ रहा। हाँ, कहने का मतलब है कि वो रोहिणी एक किसी नक्षत्र का विनाश नक्षत्र होगा, ये तय है। तो अब उसको कौन बताएगा? तुम हवा में सीख लोगे, हवा में। इसीलिए 3 दिन में ज्योतिष सीखने वाले या 2 दिन में ज्योतिष सीखने वाले बर्बाद किए हैं जगत को। चलो, तो यहाँ पर जो है आप कभी भी बच्चे को हॉस्टल छोड़ने जाएं, उसको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उसको नए जगह पे एडमिशन दिला रहे हैं, उसके संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उसके विनाश नक्षत्र से दूर रहिए, उसके विनाश नक्षत्र से दूर रहिए। उसके बाद से उसके जन्म के नक्षत्र में जो चीज़ें मना है, संस्कार इत्यादि करना मना है, उस समय बिल्कुल दूर रहिए। औषधि भक्षण, दवाई खिलाना उस समय मना है। हाँ, बुखार उखार आ जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर के पास जा कर के तो किसी स्पेशलिस्ट का सलाह लेके आप कीजिए, मना नहीं है। लेकिन नीम हकीम खतरे जान नहीं बनना है। हाँ, कि आधा दवाई तो हम, आधा डॉक्टर तो खुद हैं, बस पिला दिया बेटा कुछ भी, सैनिटाइजर पिला दो, तुमको कहा है। हाँ, तो अब जो है ना, ये नक्षत्र जो होते हैं ये विनाश नक्षत्र होते हैं। विनाश नक्षत्र समझ में आ गया। अब जो है विनाश नक्षत्र के बाद कहा कि अष्टादशम, देख लो, अष्टादशम, इसका मेरे पास चार्ट भी बना रखा हुआ है, कहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। हाँ, मुझे पता है मेहनत तो करोगे नहीं कि खुदे बना ले, गुरुजी रहने दीजिए हम बना लेंगे, ऐसा तो मुंह से निकलेगा नहीं। हाँ, क्यों निकलेगा? फीस दिए हो गुरुजी को, ऐसे थोड़ी हो। हाँ, चलो, तो कहा कि जो अष्टादशम सामुदायिकम न इष्टम, देख लेना, 18वां नक्षत्र, अष्टादशम का मतलब 18वां नक्षत्र की संज्ञा क्या है? सामुदायिक संज्ञा है। लो, सामुदायिक संज्ञा
18वां जो होगा जन्म का वो है सामुदायिक, सामुदायिक संज्ञा, है ना। और यह भी अशुभ है, न इष्टम, इसमें भी कोई अच्छा काम नहीं करना है। उस पर्टिकुलर नक्षत्र वाले को जिसके जन्म नक्षत्र से 18वां पड़ रहा है, अपना अपना नक्षत्रवा से गिन लेना है, वो चार्ट बना लेना कि तुमको का किसमें करना है किसमें नहीं करना है। हाँ, बाकी जजमान के लिए तो है ही, लेकिन अपने पे पहले ट्राई कर लेना। उसके बाद से देखो, अष्टादशम सामुदायिकम न इष्टम, यह शुभ नहीं है। 18वां नक्षत्र जो पड़ेगा उसकी संज्ञा सामुदायिक है और ये शुभ नहीं है। फिर कहा कि षोडशम, षोडशम सांघातिकम, षोडशम सांघातिकम। षोडशम सांघातिकम का मतलब क्या हो गया कि 16वां नक्षत्र जो होगा, षोडशम का मतलब 16 और ये सांघातिक, 16वां नक्षत्र जो होगा इसकी संज्ञा होगी सांघातिक, सांघातिक संज्ञा होगी। सांघातिक संज्ञा का क्या कहा है? वियोगाम अमान कारकम, वियोगान अमान कारकम। कह रहे हैं कि इसके पीड़ित होने पर, हाँ, इसके पीड़ित होने पर, वही मेघदूत पढ़ना पड़ेगा तुमको। हाँ, वियोग होता है, वियोग होता है। किससे? प्रियजनों से। अब प्रियजन तुम्हारे प्रेमिका प्रेमिकी को भी हो सकता है, उनसे वियोग होगा। हाँ, अरे मैंने माता पिता को भी ले लो सथवे में, तुम्हारा दिमाग वो उधरे जाता है। तो वो मेघदूत जब कालिदास लिखते हैं तो पहला श्लोक वो लिखते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, गुरु कहते हैं भारी को, है ना। तो कहा कि विरह तो है लेकिन बहुत भारी विरह है, हाँ, हल्का नहीं है। और वो भी किसका विरह है, किसका वियोग है? तो वहाँ पर शब्द यूज किया है कांता, प्रेमिका का, है ना। हाँ, वहाँ पर पत्नी का नहीं कहा, थी तो उसकी पत्नी, लेकिन कहा कि पत्नी कहूँगा तो वो थोड़ा लेवल नहीं आ पाएगा। अरे सब ऋषि मुनि जो हमारे, और कहा कालिदास इत्यादि जो थे जिन्होंने साहित्य लिखा, बहुत समझदार थे, इनके ज़माने में भी चलता था सब कुछ। हाँ, तो चलो, तो यहाँ पर जो है ना, प्रियजनों का वियोग होता है उसको। मैंने कई लोग देखना, आप जाते हैं ना कहीं पर, किसी भी शहर में गए तो वहाँ उनके 4 गो दीदी बन जाएंगी, 4 गो जीजा बन जाएंगे। हाँ, तो वियोगे है। तो फिर उस शहर से मुँह मोड़ा तो काहेगा दीदी, काहेगा जीजा, हो गया काम खत्म, बस यहाँ तक था तब तक था। तो ये वियोग करने वाला होगा, माने वियोग और अपमानम, वियोग के साथ अपमानित। जीवन में कई बार इसको, हाँ, तो जब बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में पड़ोगे, उसके घरवा वाले पकड़ के तुमको कूटेंगे, अपमानित होगे तुम, और क्या है। हाँ, तो अपमानित भी होगे, वियोग भी होगा, इसका मतलब सक्सेस नहीं होगी स्टोरी तुम्हारी। हाँ, ये नक्षत्र अगर पीड़ित है तो प्रेम रेम में कोई पड़ा हुआ है, उसको सीधे कह दो भैया ऐसा कर, तो तंत्र मंत्र और दुनिया से चक्कर छोड़, हाँ, चुपचाप अपने आप को कहीं बिजी कर ले, इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, फिर वो 2-4-6 महीना तुमको घूमते हुए आएगा तुम्हारे पास कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया उसी से बेड़ा पार हुआ है मेरा, और क्या, क्योंकि उसको फालतू में इधर उधर फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 16वां नक्षत्र यदि पीड़ित है, 16वां नक्षत्र यदि पीड़ित है। अच्छा, अब एक चीज और देख लेना, इन 27 नक्षत्रों के कारक तत्व हैं कि अश्वनी किन किन चीज़ों की कारक है, भरणी किन किन चीज़ों की कारक है, कृतिका किन किन चीज़ों की कारक है। तो कृतिका जिन चीज़ों की कारक होगी उन चीज़ों का वियोग तो निश्चित करेगी, कृतिका जिन चीज़ों की कारक होगी उन चीज़ों से अपमानित आपको जरूर करवाएगी, अगर आपका वो सांघातिक नक्षत्र पड़ रही है तो आज मैं केवल इसीलिए संज्ञा बतला रहा हूँ कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना इसको, तो फिर आपको ये ना रहे कि गुरुजी ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये क्या होता है। इसीलिए मैं एक एक संज्ञाएं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब देख लीजिएगा, यहाँ तक सबको क्लियर है।
यहाँ तक सबको क्लियर है? एक यहाँ नक्षत्रों को हम पहले लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए ये नक्षत्रों को लिख लेते हैं और एक उदाहरण कर लेते हैं। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, मैं पहले ही कहा था कि अभिजीत इसमें चाहिए, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। हाँ, रेवती के 4 गो अक्षरवा जो होते हैं, दे दो चाची रेवती, चाची से भूजा मांग रहा है, हाँ नमकीन मांग रहा है दे। चलो तो अब यहाँ पर जो है ना, हाँ ये चूचे चोला अश्विनी पढ़ते हो ना, तो उसी में रेवती के लिए कहता है दे दो चाची, चाची से नमकीन भूजा कुछ बिस्किट उस्किट मांग रहा होगा, हाँ तभी ना इसे लिखा। चलो तो ये अश्विनी नक्षत्र इत्यादि हमने लिख दिए क्रम से। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट। चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मघा का। मघा, मघा लिख लीजिए। अब मघा का थोड़ा सा देख लीजिएगा, मघा कहाँ गई? 10 नंबर पे थी ना मघा, मघा 10 नंबर पे थी। तो मघा से जन्म नक्षत्र, ये मघा जो है ये क्या हो गई? जन्म संज्ञक हो गई, जन्म नक्षत्र या जन्म संज्ञक। मघा से 10वां, मघा से 10वां कौन हो जाएगा? मघा से 10वां देख लीजिएगा, मघा 1 गिनाएगा तो ये 19वां 20 कहलाएगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मूल इसका क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञक, कर्म संज्ञक मूल हो गया, कर्म संज्ञक मूल हो गया। आधान नक्षत्र, आधान कितने नंबर पर हमने बताया था आपको? देख लीजिएगा, आधान नक्षत्र जो है हमने क्या बतलाया था आपको? 19 आधानम। तो इस मघा से 19 गिनिए, तो यहाँ तक तो मूल तक तो 10 हुआ था, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। रेवती, रेवती क्या हो गई? आधान नक्षत्र। ये देख लीजिए एक बार, रेवती। हाँ मेरे पास पीपीटी और चार्ट बनाया हुआ रखा है। बबीता जी माइक म्यूट कर लीजिए, वैसे भी हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं आप लोगों को। बबीता जी, बबीता जी सुनेंगी ही नहीं लग रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा रुको ये दो, हमको 2 घंटे से 1 घंटे से म्यूट करके बिठाए हैं, अभी अनम्यूट करके कुछ बोलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, सुना लिया करिए, आप लोग भी सुना लिया करिए बस क्लास के बाद। मैं तो इसीलिए टाइम भी देता हूँ। हाँ बस भड़ास मत निकालिएगा, केवल और का जो कक्षा से संबंधित है वही पूछना है। चलिए तो जन्म नक्षत्र यदि मघा है तो उसका कर्म नक्षत्र मूल होगा, उसका आधान संज्ञक जो नक्षत्र होगा वो रेवती होगा। वैनाशिक नक्षत्र देख लीजिएगा, वैनाशिक नक्षत्र को हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था कि त्रयोविंश वैनाशिकम, त्रयोविंश वैनाशिकम। तो रेवती जो है 19 नंबर पे थी ना, तो 20 और 21, 20 और हाँ 19, तो 20 21 22 और 23। ये देखिए ये 19 नंबर पर थी, तो ये 20 21 22 और 23। 23वां नक्षत्र हमने आपको क्या पढ़ाया था? वैनाशिक या इसका विनाश नक्षत्र। विनाश नक्षत्र देख लीजिए, विनाश नक्षत्र कौन सा हो जाएगा? रोहिणी, रोहिणी, ठीक है ना, विनाश नक्षत्र रोहिणी हो जाएगा। उसके बाद से सामुदायिक नक्षत्र, सामुदायिक नक्षत्र, सामुदायिक कितने नंबर पे नक्षत्र था? हमने कहा था अष्टादशम सामुदायिकम। देख लीजिएगा अष्टादशम, तो ये यहाँ तक तो 10 था,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 इसका हो जाएगा उत्तरा भाद्रपदा सामुदायिक। ये उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा। और सांघातिक जो नंबर था षोडशम सांघातिकम, 16वां, देखिएगा। तो ये 10 हमने पकड़ रखा है, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सतभिसा। सतभिसा जो है ये सांघातिक, सांघातिक नक्षत्र है सतभिसा। सतभिसा ये इसका सांघातिक नक्षत्र है, ठीक है ना, ये सांघातिक नक्षत्र है। तो सांघातिक नक्षत्र, अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि आपको कोई, क्योंकि ये विषय अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे जो कुछ भी पढ़ाऊंगा सब बाउंस जाएगा। हाँ, फिर खाली टप्पा खाएगी बॉल सामने, हाँ टप्पा खा के सीधे बाउंस, फिर आप ही कहेंगे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जितनी आपकी गति रहेगी वही गति मैं पढ़ाऊंगा। आज भी मान लीजिए ट्रायल बेस पे मैंने पढ़ाया है कि कितना आपको समझ में, आप कितना कैच कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले ये हो गया कि आज की कक्षा का मूल उद्देश्य ये हो गया कि आपको 1 से 27 तक, 1 से 27, 28 नक्षत्रों को क्रम से याद करना है। किसी की कुंडली आई तो चार्ट खोल के नहीं बैठना है कि 13 नंबर पे कौन सी नक्षत्र है, बिल्कुल नहीं। आपको अश्विनी से लेके रेवती तक, देखिए आप नक्षत्र ज्योतिष की क्लास में जुड़े हैं, आज तक आपने क्या पढ़ा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह इतना रहेगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको संस्कृत के श्लोक भी मत आए, कोई बात नहीं है। एक बार श्वास लीजिए अच्छे से, देखिए ऐसे भरिए, और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूषी, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिसा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। हाँ, खींच जाइए, कोशिश कीजिए, तभी आप नक्षत्र ज्योतिष को सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर उंगलियों पर, ये 27 आपकी उंगलियां, ये देखिए, ये 12-12 का पोर जो है ना, इसीलिए दिया है कि यही सब कुछ चलेगा, हर जगह लैपटॉप और हर जगह कंप्यूटर और हर जगह। मैं अभी बताया कि ये वाली गणना आप उससे करिएगा मत कभी मोबाइल से, आपके पास 28 नक्षत्र लिखे होने चाहिए, हाँ, और क्रम से याद होने चाहिए। उसके बाद से हमने आज जो आपको पढ़ाया, एक कुल संज्ञक नक्षत्र पढ़ाए, एक अकुल संज्ञक नक्षत्र पढ़ाए, एक कुलाकुल संज्ञक नक्षत्र पढ़ाए। उसके बाद से हमने आपको जो पढ़ाई चीज़ें, उनमें हमने आपको पढ़ाया जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां जो होता है वो कर्म नक्षत्र। उसके बाद से आपका ये 23वां नंबर का आधान नक्षत्र, विनाश नक्षत्र, देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, ये आपका 18वां सामुदायिक नक्षत्र, ये सांघातिक नक्षत्र। ये हमने आपको जन्म संज्ञक, कर्म संज्ञक, आधान संज्ञक, विनाश संज्ञक, यहाँ देखिए हमने संस्कृत के आपको इनकी छोटी छोटी सूत्र हैं वो भी लिख दिया कि यहाँ पर जन्म भात 10मं कर्म, जन्म से 10वां कर्म है, तत्पीड़िते वृत्ति हानि, इसके पीड़ित होने से वृत्ति का नुकसान होगा, जीवन में उसके करियर को लेके वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और उसके मन चाहा चीज़ें वो जीवन भर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहेगा। फिर कहा कि चंद्रभो जन्म संज्ञक तत्पीड़िते बालारिष्ट मनस्ताप असंतुलश्च, जो जन्म नक्षत्र है वही चंद्रमा जिस पर है वही आपका जन्म नक्षत्र है, उसके पीड़ित होने से आपको बालारिष्ट, मनस्ताप और जीवन में असंतुलित व्यवहार बना रहेगा। उसके बाद से आपने जन्मनि एकोनविंशम आधानम, हाँ 19 नंबर का जो नक्षत्र है वो आधान नक्षत्र है, इसके दूषित होने से आपको बार बार इधर उधर स्थान परिवर्तन करना होता है और आप जीवन में दुखी रहते हैं। त्रयोविंशम वैनाशिकम, 23वां नक्षत्र विनाश है, इसमें बच्चों को कहीं नए जगह पे अप्लाई नहीं कराना, फॉर्म नहीं भरवाना, उसके नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं करवानी, उसको दूर कहीं यात्रा पर नहीं भेजना, ये सारी चीज़ें। आजकल तो आपको जो लोग
पढ़ाई करते हैं, जॉब करते करते, उनको तो सुविधा है कि भाई वो एग्जाम की डेट भी वो इनसे पूछ के रखते हैं कि भैया तुम्हारा एग्जाम कब देना चाहते हो। हाँ, तो विनाश नक्षत्र में कहाँ जाओगे एग्जाम देने, विनाश नक्षत्र में क्यों जाओगे इंटरव्यू देने। हाँ, कुछ चीज़ें अपने हाथ में है, बिल्कुल उनको अवॉइड करिए और उनका रिजल्ट आप देखिए। फिर कहा कि अष्टादशम सामुदायिकम, 18वां नक्षत्र सामुदायिक है और 16वां सांघातिक है। और ये सांघातिक नक्षत्र जो है प्रेमी और आपके प्रियजनों से वियोग पैदा करता है। चलिए, तो आज बस इतना ही, क्योंकि इसमें खिचड़ी हो जाएगा अगर मैं और आगे बढ़ा तो, है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग कक्षा को विराम देंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ विनीता जी बताइए। गुरुजी, मैंने सुना था अभिजीत नक्षत्र मतलब 28वां होता है। ये क्या 22 नंबर पर, 22 नंबर पर लिखेंगे इसको या 28 में? हाँ, आपने गलत सुना था, ये श्रवण के पहले आती है। अभिजीत को जब हमने 28 नक्षत्र जहां हमने लेना होगा तो वो 22 नंबर पर आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अदरवाइज हम 27 लेते हैं, है ना? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ दूसरी गुंजन जी बात मेरे को बताइए। एक एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? हाँ बताइए। अगर जैसे हम कह रहे हैं पीड़ित होगा, तो क्या वो जन्म के समय का पीड़ित देख रहे हैं हम, या जो उसको गोचर में पीड़ित होता है? गोचर और जन्म दोनों देखेंगे। गोचर का तो देखिए, आप उसको जैसे विंशोत्तरी महादशा और ये सब आप निकालते हैं तो जन्म नक्षत्र से ही निकलता है। फिर वो भले गुरु की दशा हो, अगर जन्म नक्षत्र गोचर में पीड़ित है तो गुरु की महादशा चलते हुए, राजयोग चलते हुए भी कुछ मिलेगा नहीं, है ना। ये स्थितियां अच्छा। आपको चंद्रमा को जन्म नक्षत्र को लेकर के ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए गोचर में भी देखना है और जन्म का भी देखना है। और गुरुजी, नक्षत्र पीड़ित कैसे देखते हैं मेरे को नहीं मैं पता। इस पर मेरा पहला क्लास हो चुका है, आप उस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आया हो मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आप उस दिन अगर नहीं रही होंगी तो आप बिल्कुल एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो सारे खुले हुए हैं। हाँ ठीक है, गुंजन जी आप बताइए धन्यवाद। अपना सवाल। गुरुजी, अभी जैसे आपने कर्म के बता रहे थे कि 5 तरीके के कर्म होते हैं, तो प्लीज उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो इसका विषय ही नहीं था, इसीलिए उसको करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 3 ही कर्म हमने बतलाए थे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 ही कर्म मानते हैं हम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरुजी, 18 नक्षत्र का, सामुदायिक नक्षत्र का परिणाम क्या होता है, वो समझ नहीं आया। हाँ, सामुदायिक नक्षत्र जो होता है वो आपको न इष्टम कहा कि माने वो शुभ नहीं है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम के लिए वो शुभ नहीं है। जैसे विनाश नक्षत्र है तो विनाश नक्षत्र तो निश्चित है कि विनाश से संबंधित है, लेकिन ये किसी भी स्थिति में शुभ नहीं है। हाँ मनोज जी बताइए। जय श्री महाकाल गुरुजी। जी जय श्री महाकाल, बताएं। मैं ये कह रहा था, आपने बोला कि 27 में नक्षत्र का जो है हम पूजा नहीं करेंगे, मतलब जो हमारे जन्म नक्षत्र में पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे नक्षत्रों की पूजा होती है जिसमें गंडमूल नक्षत्र की जो शांति करवाते हैं वो तो उसी में करवाते हैं, उसका क्या किया जाए फिर? भैया मैंने शुभ कार्य की बात की, शुभ कार्य में और शांति विधान में अंतर होता है। जी अच्छा, तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा। शांति विधान तो बहुत जगह बिना चाहे भी आपको करना है ना, बिना जी चाहे गुरुजी। भी शांति फिर विधान को करना ही पड़ेगा। हाँ, तो गुरुजी एक लोकाचार में हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्राय ज्योतिषी ये बोल देते हैं कि अगर कोई अनिष्ट दोष है तो जो आपका जन्म नक्षत्र आता है तो उसमें गाय को चारा करवा दो, मंदिर में जाके केले बटवा दो या कोई भी पूजा करवा दो, बिल्कुल वो उसका कर क्या रहेगा? सकते हैं। दान की चीजें अलग हैं, बिल्कुल दान वगैरह कर सकते हैं। मैं संस्कारों की बात की, विवाह इत्यादि है, शुभ कार्य है, वो नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, और कल हम लोग फिर से समय से जुड़ते हैं क्लास में। शुभ रात्रि सभी को, जय श्री महाकाल।